नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन कुमार निगम। एक बार फिर आपका नित्य क्लास में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, मैं आपके यहाँ पर हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आता रहता हूँ। जैसा कि आज मैं आपके पास में टॉप 25 क्वेश्चन हिंदी से लेकर के आया हूँ, जो आपके लिए बिल्कुल खास है, जो आपके ये मान लीजिएगा आपने अगर इन्हें नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं इनकी तरफ। ये आपके लिए बेहद खास और बेहद ज़्यादा जरूरी है। चलिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी खिदमत में ये लीजिएगा। यहां पर देखेंगे व्याकरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यहां पर ये होना चाहिए, ठीक है। व्याकरण के संबंध में सत्य है, व्याकरण का काम भाषा सीखना है। अब देखिएगा यहां पर ये लिख रहा है, यहां पर व्याकरण के संबंध में सत्य है। अब सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है व्याकरण का काम भाषा सीखना है, ये समझना है। दूसरी बात है यहां पर व्याकरण का काम भाषा को व्यवस्थित करना है, दूसरी बात हो जाती है। तीसरी बात है आपकी व्याकरण का काम भाषा को सौंदर्यपूर्ण बनाना होता है। तीसरी बात भी मतलब लमसम सब चल रहा है, बिल्कुल आसपास है, करीब करीब चल रहा है सब कुछ, ठीक है। इसके बाद में है व्याकरण का काम भाषा को सरल बनाना है। अब देखिए यहाँ पर चार बातें आपके सामने हैं। पहली आपके पास में है व्याकरण काम भाषा सीखना होता है, सिखाना होता है। दूसरा व्याकरण काम भाषा को व्यवस्थित करना होता है। तीसरा है व्याकरण काम भाषा को सौंदर्यपूर्ण बनाना होता है। इसमें डी आपका है व्याकरण काम भाषा को सरल बनाना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात आती है निकल करके तो व्याकरण काम भाषा को व्यवस्थित करना होता है। राइट आंसर आपका इसका बी रहेगा। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। राधा स्कूल को स्कूल कहती है, यह दोष है। अब ये कौन सा दोष यहाँ पर आपका आ रहा है? यहाँ पर आपके पास में स्कूल, हम देखिए स्कूल जैसे वर्ड होते हैं, जैसे स्कूल है, स्कूटर है, वो स्कूटर को स्कूटर लिखा जाता, स्कूटर को स्कूटर लिखा जाता है, स्कूल को स्कूल लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये बात समझ में आने वाली है ना। तो लीजिएगा, राधा स्कूल को स्कूल कहती है, यह दोष है। स्वर रागम का है आपका, स्वर भक्ति का है, स्वर लोप का है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। तो आप बताएंगे यहाँ पर राधा स्कूल को स्कूल कहती है, दोष है, स्वर रागम का है, स्वर भक्ति का है, स्वर लोप का है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। तो राइट आंसर की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वरागम का, इसका राइट आंसर आपके सामने हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास में होगा, भेजे मन भावन के उद्भव के आवन की श्रुति ब्रज गावनी में पावन जबे लगी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? बताएंगे, आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पर सूरदास है आपका, कुंभन दास है, नंद दास है, जगन्नाथ दास रत्नाकर है। तो चलिएगा, अब यहाँ पर जो आया है आपके सामने तरह खूबसूरत सा क्वेश्चन है ये। इन पंक्तियों में ये किसके रचनाकार कौन है, इन पंक्तियों को किसने लिखा है, ये आपका आंसर आपसे जानना चाहता है, ठीक है। अब इसकी बात करें, जैसे भेजे मन भावन के उद्भव के आवन की सुधी ब्रज भावनी में पावन जबे लगी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? सूरदास है, कुंभन दास है, नंददास है, जगन्नाथ दास है और रत्नाकर है। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की आप बात करेंगे, जगन्नाथ इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? अब देखिएगा यहाँ पर डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। यहाँ पर देखते हैं, भारतेंदु युग हो जाता है आपका, भक्ति काल हो जाता है आपका, रीति काल हो जाता है आपका, छायावाद हो जाता है आपका। अब बताइएगा दोस्तों, इसमें अब आपका जो आंसर है वो क्या रहेगा? आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? भारतेंदु युग में कहा गया है आपका, भक्ति काल में, रीति काल में, छायावाद में। तो अगर इसकी बात करते हैं तो यह है जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है जो कहा है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। यहाँ पर लेंगे, डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है, वो है आपका भारतेंदु युग। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? बताएंगे यहाँ पर मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? श्री राम शर्मा है आपका, बनारसीदास चतुर्वेदी है आपका, महादेवी शर्मा है आपका, राहुल साकृत्यायन है।
ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है। श्री राम शर्मा है, बनारसीदास चतुर्वेदी है, महादेवी शर्मा है, राहुल सांकृत्यायन है। तो दोस्तों इसकी अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर आपके सामने होगा। और इसकी अगर राइट बात की जाए तो यहाँ पर आता है आपका राइट आंसर क्या रहेगा, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है, श्री राम शर्मा है, बनारसीदास चतुर्वेदी है, महादेवी शर्मा है और राहुल सांकृत्यायन है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी होगा। अगला क्वेश्चन फिर से एक बार, गणित के शिक्षक ने, देखिएगा गणित के शिक्षक ने राहुल को वाक्य सही करने के लिए कहा, उनके द्वारा ऐसा करना भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मनोरंजन के अंतर्गत आता है, अनुकरण के अंतर्गत आता है, मौखिक एवं लेखन कार्य का सिद्धांत हो जाता है या बहुमुखी प्रयास हो जाता है। अब देखेंगे यहाँ पर गणित के शिक्षक ने राहुल को वाक्य सही करने के लिए कहा, उनके द्वारा ऐसा करना भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर अब देखेंगे यहाँ पर एक साथ जो कार्य हो रहे हैं उसमें वो रखना चाहते हैं कि इस किस में आएगा, तो मनोरंजन तो यहाँ पर होगा नहीं। ठीक है, दूसरी बात अनुकरण भी नहीं है, मौखिक एवं लेखन कार्य का सिद्धांत भी नहीं है। राइट आंसर है आपका इसमें बहुमुखी विकास यहाँ पर प्रयास हो जाता है। यहाँ पर राइट आंसर आपके सामने है। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है, बताएंगे। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्य नहीं है, विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना होता है, विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपने बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास, भाषा के अलंकारिक प्रयोगों की क्षमता का विकास होता है, मानवीय मूल्यों का विकास होता है। तो आप बताएंगे इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है, विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना होता है, विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास, भाषा के अलंकारिक प्रयोगों की क्षमता का विकास, मानवीय मूल्यों का विकास यहाँ पर रहेगा। तो दोस्तों बताइएगा यहाँ पर आपका आंसर क्या होने वाला है, आप बताएंगे इसके बारे में। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्य नहीं है, तो रखेंगे यहाँ पर विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना होता है, विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास है, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास होता है या मान्य मूल्यों का विकास है। तो राइट आंसर आपका इसमें सी होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। देखिएगा यहाँ पर कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जीवन समन्वय का सिद्धांत है, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत है, क्रियाशीलता का सिद्धांत है, बाल केंद्रितता का सिद्धांत है। बताएंगे यहाँ पर कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जीवन समन्वय का सिद्धांत है, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत है, क्रियाशीलता का सिद्धांत है, बाल केंद्रितता का सिद्धांत है। तो यहाँ पर आप बताएंगे राइट आंसर आपका क्या होगा, कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे राइट आंसर आपका होगा इसका सी है, क्रियाशीलता का सिद्धांत आपके सामने रहेगा और इसका राइट आंसर आपको दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए एक क्वेश्चन फिर से यहाँ देखेंगे, नया क्वेश्चन 25 है और बेहद खास हैं। जो साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं नए, उनको मैं बता देता हूँ मेरी क्लास 7 बजे सुबह यहाँ पर करंट अफेयर की होती है, करंट क्लास होती है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी 1 बजे यहाँ पर इतिहास की क्लास होती है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और तीसरी क्लास मेरी यहाँ पर होती है हिंदी की। ये तीनों क्लास मेरी यहाँ पर लाइव चलती हैं, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास में क्लास शुरू होने से पहले नोटिफिकेशन आता रहे तो आप मेरे नंबर पर 9917421293 पर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा और हाय के साथ में लिख करके भेज दीजिएगा अपना नाम। ठीक है, तो जब जब मेरी क्लास चलेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ये जरूर करिएगा। आप नित्य क्लास के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, आप अगर वहाँ से जुड़ते हैं तो आपको वहाँ से नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे प्रत्येक क्लास के, क्योंकि यहाँ पर आपकी तमाम क्लासें चलती हैं। जैसे सुबह में 7 बजे करंट क्लास है, फिर आपकी 11 बजे ज्योग्राफी क्लास है, 1 बजे आपकी इतिहास की क्लास है, 2 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास है, 3 बजे हिंदी क्लास है, 4 बजे CDB की है,
5 बजे कंप्यूटर है, 6 बजे आपका होता है मैथमेटिक्स क्लास होती है, रात को 9 बजे फिर आपकी ईवीएस क्लास होती है। तो यहाँ पर तमाम क्लासें आपकी लाइव चलती रहती हैं, आप उनसे जुड़ सकते हैं और क्लासों का पूरा लाभ ले सकते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर की बात हो चुकी है आपके पास में। कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? क्रियाशीलता का सिद्धांत इसमें राइट आंसर आपका होता है। आगे है, उदाहरण देकर नियमों का निर्धारण किया जाता है। बताएंगे उदाहरण देकर नियमों का निर्धारण किया जाता है। विशेष से समन्वय की और नियम से है, सरल से जटिल की और नियम से है आपका, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की और नियम से है आपका, आगमन से निगमन की और नियम से है आपका। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका राइट आंसर, उदाहरण देकर नियमों का निर्धारण किया जाता है। विशेष से समन्वय की और नियम से है, सरल से जटिल की और नियम से है, मनोवैज्ञानिक से तर्क की और नियम से है, आगमन से निगमन की और आपका राइट आंसर होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें उदाहरण देकर तो आगमन से निगमन की और इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आप बढ़ेंगे आगे की तरफ और लीजिएगा, भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है। बताएंगे यहाँ पर भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है, केवल साहित्य पढ़ने से होगा, भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने से होगा, अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से होगा, केवल भाषा सुनने से होगा। तो बताएंगे यहाँ पर भाषा प्रयोग की कुशलता का जो कुशलता संभव है, केवल साहित्य पढ़ने से है, भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने से है, अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से है, केवल भाषा सुनने से होगा। तो यहाँ पर देखेंगे अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से इसका राइट आंसर आपका यहाँ होगा, आप इसे कर सकते हैं। बढ़ेंगे आगे की तरफ, दैनिक कार्यों में मनुष्य किन दो कौशलों का सर्वाधिक प्रयोग करता है। बताएंगे दैनिक कार्यों में मनुष्य किन दो कौशलों का सर्वाधिक प्रयोग करता है, लेखन एवं भाषा कौशल का, श्रवण एवं पाठन कौशल का, श्रवण एवं वाचन कौशल का, वाचन एवं लेखन कौशल का। तो यहाँ पर आप देखेंगे दैनिक कार्यों में मनुष्य किन दो कौशलों का सर्वाधिक प्रयोग करता है, लेखन एवं भाषण कौशल का है, श्रवण एवं पाठन कौशल का है, श्रवण एवं वाचन कौशल का है, वाचन एवं लेखन कौशल का है। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 को आपको चुनना है और बताना है यहाँ पर दैनिक कार्यों में मनुष्य किन दो कौशलों का सर्वाधिक प्रयोग करता है। तो यहाँ पर लेखन एवं भाषण कौशल होगा, श्रवण एवं पाठन कौशल है, यहाँ पर श्रवण एवं वाचन कौशल इसका राइट आंसर आपका रहेगा। आगे आते हैं, सहस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है। बताएंगे पढ़ने में आनंद की अनुभूति कराना है, बच्चों में पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना है, बोल बोल कर पढ़ना होता है, द्रुत गति से वाचन करना होता है। तो बताएंगे सहस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है पढ़ने में आनंद की अनुभूति करना है, बच्चों में पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना है, बोल बोल कर पढ़ना है, द्रुत गति से वाचन करना है। तो बताएंगे यहाँ पर सहस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य आपके बीच में है, बच्चों में ये पढ़ने में आनंद की अनुभूति करना है, बच्चों में पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, बोल बोल कर पढ़ना है, द्रुत गति से वाचन करना है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा बच्चों में पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त कराना यहाँ पर रहेगा। आगे लेते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें से किस प्रतियोगिता के लिए मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए है, भाषण के लिए है, अंताक्षरी के लिए है और कविता लेखक के लिए है। देखिएगा इनमें से किस प्रतियोगिता के लिए मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए, भाषण के लिए, अंताक्षरी के लिए, कविता लेखन के लिए है। अब यहाँ पर देखिएगा आपके सामने है, तो यहाँ पर आपका जो आएगा क्या आएगा, ऐसा क्या चीज है जिसमें नहीं किया जाता। चलिए बहुत अच्छा, इनमें से किस प्रतियोगिता के लिए मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण, अंताक्षरी और कविता। देखिएगा वाद विवाद में जब तक नहीं होगा जब आप बोलचाल नहीं करेंगे, जब तक आप बोलचाल नहीं करेंगे तब तक कैसे वाद विवाद हो सकता है। ये बात कहना चाह रहा है आपसे, इनमें से किस प्रतियोगिता के लिए मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब ऐसी कौन सी चीज है जिसमें मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें तो आवश्यकता है वाद विवाद में, जब तक आप वाद विवाद करेंगे तब तक आप मौखिक तो रह नहीं सकते, मतलब उसमें चुप तो रह नहीं सकते, मुख का काम आएगा। इसके बाद में भाषण देना है, उसमें भी आपको बोलना पड़ेगा। अंताक्षरी है, उसमें गाना गाना पड़ेगा, कविताएं सुनानी पड़ेंगी, गजल सुनानी पड़ेंगी, आपको गाना पड़ेगा कुल मिला करके, तो वहां भी आपको। लेकिन कविता लेखन में गाने की आपको जरूरत नहीं है लिखते हुए, जब आप लिख रहे हो, ठीक है। जब आप सुना रहे हो जब चीजें रहेगा, जब लिख रहे हो जब जरूरत नहीं होती मुख की, तो राइट आंसर इसमें आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
सुनना कौशल में शामिल है दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया का, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास होगा, शांतिपूर्वक सुनाना होगा, सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति करना होगा। सुनना कौशल में शामिल है दूसरे की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया है आपका, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास है, शांतिपूर्वक सुनना है, सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति होता है। तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा, इसको आप रख लेंगे। सुनना कौशल में शामिल है दूसरे की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया है आपका, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास है, शांतिपूर्वक सुनना है, सुने शब्दों की केवल पुनरावृत्ति आपका यहाँ पर होता है। तो राइट आंसर इसमें आपका क्या रहेगा, इसमें रहेगा प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास है। आगे बढ़ते हैं। सुनना बोलना कौशल के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है। कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना होगा, कविता याद करवा कर बुलवाना होगा, कक्षा के कुछ बच्चों द्वारा पाठ के अनुच्छेद पढ़कर सुनाना होगा, अंत्याक्षरी गतिविधियों का आयोजन कराना होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे सुनना बोलना कौशल के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है। कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना होगा, कविता याद करवा कर बुलवाना, कक्षा के कुछ बच्चों द्वारा पाठ के अनुच्छेद पढ़कर सुनाना, अंत्याक्षरी गतिविधियों का आयोजन करना इसमें आपका रहेगा। तो इसमें देखेंगे सुनना बोलना कौशल के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है। कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना है, कविता याद करवा कर बुलवाना, कक्षा के कुछ बच्चों द्वारा पाठ के अनुच्छेद पढ़कर सुनाना होता है, अंत्याक्षरी गतिविधियों का आयोजन करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे सुनना बोलना कौशल के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है। तो राइट आंसर है कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानने वाली जो बात यहाँ पर है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता बच्चों का लक्ष्य भाषा सीखने के लिए उत्साहित करती है। शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती को भाषा शिक्षण में बाधक है। भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। तो देखेंगे यहाँ पर कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता बच्चों का लक्ष्य भाषा सीखने के लिए उत्साहित करती है। शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती होती है यहाँ की। इसके बाद में यहाँ पर आपका रहेगा इसमें आपका होगा भाषा शिक्षण में बाधक है, भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर जो होगा तो यह है भाषा शिक्षण में एक साधन के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं। ठीक है, अगला होगा आपके सामने क्वेश्चन 17 है, मुझे आपके क्वेश्चन कराना है, ये 25 क्वेश्चन आपके यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पूरी स्कूली शिक्षा के दौरान द्विभाषिकता को बनाए रखना चाहिए, कारण द्विभाषिकता और विविधता उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। भाषा में उच्च स्तरीय दक्षता प्राप्ति के बिना गणित, समाज विज्ञान और विज्ञान में समझ और उपलब्धि के स्तर का विकास संभव नहीं है। ठीक है, पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक स्कूल में अच्छे पुस्तकालय हो, जहां बच्चों को अपने पाठ्यक्रम के अलावा अन्य सामग्री पढ़ने व लिखने के प्रति भी प्रेरित किया जा सकता है। और यहाँ पर उपरोक्त सभी बातें आपकी सत्य हो जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पूरी स्कूली शिक्षा के दौरान द्विभाषिकता को बनाए रखना चाहिए, कारण द्विभाषिकता और विविधता है, उपलब्धता का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। भाषा में उच्च स्तरीय दक्षता प्राप्ति के बिना गणित, समाज विज्ञान और विज्ञान में समझ और उपलब्धि के स्तर का विकास संभव नहीं है। पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक स्कूल में अच्छे पुस्तकालय हों, जहां बच्चों को अपने पाठ्यक्रम के अलावा अन्य सामग्री पढ़ने व लिखने के प्रति भी प्रेरित किया जा सकता है। और उपरोक्त सभी बातें आपके यहाँ पर सही हो जाएंगी। राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाता है, डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है सही। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर लेंगे आपका अगला क्वेश्चन। चलिएगा, आगे होगा अगला क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के प्रवेश से भाषा अर्जित करते हैं। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर
सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश से भाषा अर्जित करते हैं, लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं, धीरे धीरे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं, उसे शुद्ध अशुद्ध रूप में पहचानते हैं, व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखते हैं। तो बताएंगे प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश से भाषा अर्जित करते हैं, लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं, धीरे धीरे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करते हैं, उसे शुद्ध अशुद्ध रूप से पहचानते हैं, व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखते हैं। राइट आंसर आपका इसमें क्या रहेगा, आप ये देखिएगा। प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश से भाषा अर्जित करते हैं, लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं, धीरे धीरे भाषा के रचनात्मक प्रयोगों का अभ्यास करने लगते हैं, उसे शुद्ध अशुद्ध रूप से पहचानते हैं, व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखते हैं। राइट आंसर आपका इसमें बी होगा, ये लीजिएगा। मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग शिक्षक के सभी उच्च स्तरों तक जारी रहना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा का यह आसपास की भाषा में उच्च दक्षता का स्तर, बेहतर संज्ञानात्मक विकास, अनुभव व्यक्ति समाज कुशलता व संवैधानिक स्पष्टता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा करना अंतरराष्ट्रीय संबंधों में विस्तार के दृष्टिकोण से सर्वाधिक आवश्यक है। मातृभाषा में बच्चों की रुचि अधिक होती है, केवल मातृभाषा के जरिए ही बच्चों के संज्ञानात्मक विकास एवं संवाद कुशलता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग शिक्षा के सभी उच्च स्तरों तक जारी रहना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा या आसपास की भाषा में उच्च दक्षता का स्तर, बेहतर संज्ञानात्मक विकास, अंतर्व्यक्ति संवाद कुशलता व संवैधानिक स्पष्टता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा करना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विस्तार के दृष्टिकोण से संबंधित आवश्यक है। मातृभाषा में बच्चों की रुचि अधिक होती है, केवल मातृभाषा के जरिए ही बच्चे संज्ञानात्मक विकास एवं संवाद कुशलता को बढ़ाया जाता है। दोस्तों, तो राइट आंसर आपका इसमें ए होगा। आपके सामने चलते हैं, लीजिएगा। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है, बताएंगे। लोकगीतों से संबद्ध राज्यों की जानकारी देना होता है, लोकगीतों की रसानुभूति होती है, लोकगीतों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित कराना, लोकगीतों की भाषिक विशेषताओं से परिचित होने का अवसर मुहैया कराना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर रहेगा क्या है इसका, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण। अभी हम यहाँ पर देखेंगे कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है जब आप इसमें देख रहे हो। तो दोस्तों, इसमें रहेगा आपका लोकगीतों की रसानुभूति होती है। ठीक है, छात्र को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की सबसे सुगम विधि है। छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों एवं कमजोरियों का करना होगा। छात्रों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूह में विभाजित करके उनके लिए शिक्षण की व्यवस्था करना है। प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधी दोषों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन कर उन्हें दूर करना होता है, और यहाँ पर उपरोक्त सभी बातें आपकी सत्य हो जाती हैं। तो बताएंगे यहाँ पर छात्र को उपचारात्मक मिलन नीचे तक छोटा होगा, सबसे नीचे है उपरोक्त सभी बातें आ रही है। ठीक है, छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की सबसे सुगम विधि है छात्रों के अधिगम संबंधों एवं कमजोरियों का करना है आपका। छात्र को व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर इन्हें विभिन्न समूह में विभाजित करके उनके लिए शिक्षण की व्यवस्था करना है। प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधी दोषों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करना है, और यहाँ पर उपरोक्त में से सभी। तो राइट आंसर इसका आपका रहेगा ए होगा। राइट आंसर इसका आपका ए होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हिंदी भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की विधि निम्न में से कौन सी नहीं है। अतिरिक्त कक्षाएं होगा, आपका व्यायाम होगा, गोष्ठियां होगा, विशिष्ट अभ्यास होगा। तो लेते हैं हिंदी भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की विधि निम्न में से कौन सी नहीं है। अतिरिक्त कक्षाएं हैं, व्यायाम है, गोष्ठियां हैं, और आपका विशिष्ट अभ्यास है। तो राइट आंसर आपका व्यायाम होता है इसका। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपको देते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लीजिएगा। एक और क्वेश्चन, हिंदी भाषा शिक्षण में
शैक्षिक उपचार का मुख्य उद्देश्य है। अब ये लीजिएगा यहाँ पर, हिंदी भाषा शिक्षण में शैक्षिक उपचार का मुख्य उद्देश्य है बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करना होगा, शैक्षणिक कठिनाइयों एवं दोषों का निवारण करना होगा, बालकों की अशुद्धियों का निराकरण करना होगा। उपरोक्त में से कोई भी आपका नहीं होता है। तो देखेंगे हिंदी भाषा शिक्षण में शैक्षिक उपचार का प्रमुख उद्देश्य है बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करना है, शैक्षणिक कठिनाइयों एवं दोषों का निवारण करना है, बालकों की अशुद्धियों का निराकरण करना है। उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो अब आप ये बताइएगा यहाँ पर क्या रहा है, क्या इसमें आंसर आपका आता है। चलिएगा मैं बढ़ता हूँ तक। हिंदी भाषा शिक्षण में शैक्षिक उपचार का मुख्य उद्देश्य है बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करना है, शैक्षिक कठिनाइयों एवं दोषों का निवारण करना है, बालकों की अशुद्धियों का निराकरण करना है और उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। तो राइट आंसर आपका होगा शैक्षणिक कठिनाइयों एवं दोषों का निवारण करना है यहाँ पर। ठीक है। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों की प्रारंभिक त्रुटियों में सुधार करना होगा, छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करना होगा, छात्र में आत्मविश्वास जगाना और उपरोक्त सभी बातें सही हो जाती हैं। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है यहाँ पर छात्रों की प्रारंभिक त्रुटियों में सुधार करना है, छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करना है, छात्रों में आत्मविश्वास जगाना है और उपरोक्त सभी बातें आपकी यहाँ पर हो जाएंगी। राइट आंसर सबका डी होगा। आगे बढ़ते हैं। उपचारात्मक शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाना चाहिए, बताएंगे। उपचारात्मक शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाना चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, प्राथमिक स्तर के बच्चों के परीक्षा में फेल होने पर उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत करने से नहीं रोकना, उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान विषय को अलग अलग शाखाओं के रूप में पढ़ना होता है, माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान विषय को संयुक्त विषय के रूप में पढ़ाना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर उपचारात्मक शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाना चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के परीक्षा फेल होने पर उन्हें अगली कक्षा में प्रोत्साहित करने से नहीं रोना है, उच्च स्तर माध्यमिक कक्षा में विज्ञान विषय को अलग अलग कार्यों के रूप में पढ़ाना है, माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान विषय को संयुक्त विषय के रूप में पढ़ाना होता है। तो राइट आंसर आपका इसका होगा इसमें 20 का राइट आंसर, प्राथमिक स्तर के बच्चों को के परीक्षा में फेल होने पर उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत करने से नहीं रोकना होगा। तो दोस्तों ये है इसका आपकी राइट आंसर। तो दोस्तों मैं आपको कुछ बता देता हूँ, यहाँ पर मेरी क्लास सुबह 7 बजे आती है करंट अफेयर, ठीक है, और ये 7:20 पर स्टार्ट होते ही ध्यान रखिएगा ना, ये याद रखें। दूसरी क्लास मेरी आती है यहाँ पर 1 बजे, इतिहास की क्लास होती है, और तीसरी क्लास मेरी यहाँ पर आती है आपकी पहली दूसरी तीसरी आती है 3 बजे हिंदी की क्लास। जितने साथी चाहते हैं मुझसे जुड़ना वो मेरे 9917421293 से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं, हाई करेंगे नाम के साथ में, ठीक है, और मुझे हाई कर दे नाम के साथ में, और जो है मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है। और जैसे जैसे मेरी क्लासेस शुरू होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, आपको वहाँ से नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जिन्होंने यहाँ पर लाइक नहीं किया है अभी तक वो लाइक भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसे लगी आप जरूर बताइएगा। मैं लेता हूँ आपसे विदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय।